यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है? ये क्या होता है वैसे आपको मालूम ही है। क्या मालूम है कि एक बच्चा था जिसके सिर के ऊपर एक सेब गिरा था। वो बच्चा कौन था? आइजैक न्यूटन था। एंड ही वाज अ कीन ऑब्जर्वर जिसने अर्थ के चारों तरफ मून क्यों रोटेट करता है इस पर बहुत दिमाग लगाया। और जब इसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया तो ही ऑब्जर्व कि एक, यदि मैं इधर देखें लेफ़्ट साइड में आप, कि अर्थ के चारों तरफ एक मून घूम रहा है, राइट। और यदि मैं अर्थ को हटा दूं, मैं एक इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं, ये वैसा ही है कि एक बच्चा घुमा रहा है। मतलब कोई तो ताकत होगी, इन्होंने सोचा कोई तो ताकत होगी जो ना मून को अर्थ के चारों तरफ घुमा रही है। अपने आप तो घूम नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये जैसे ये स्ट्रिंग से ये बॉल बंधी हुई है, राइट, जिसको ये लड़का शॉर्ट पुट को ऐसे घुमाया जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। एंड एनर्जी कहाँ से? ये लड़का ये दे रहा है इसको घुमाने के लिए। बट यहाँ क्या चीज़ है? कौन? भगवान ताकत दे रहा है। तो भगवान ने वो ताकत दी, वो कौन सी ताकत दे दी? क्योंकि रस्सी तो हमको दिख नहीं रही। व्हाट इज़ दैट? सो मैथमेटिकली इन्होंने इसको समझने की कोशिश की। इस सेड कि यदि मैं अर्थ के सेंटर से एक लाइन खींचूँ एंड इट इज़ कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ मून, सो वी कैन से इट इज़ से रिप्रेजेंटिंग बाय द रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ वो सर्कल जो कि मून के सेंटर, जिसको इस पाथ को मून फॉलो कर रहा है। सपोज दिस द रेडियस ऑफ आर एम से रिप्रेजेंट किया। एंड सपोज इस पोजीशन पे द मून इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी वी। तो वी नो वेरी वेल ना कि यदि कोई चीज़ ऐसे रोटेट कर रही होती है तो वो रोटेट तभी करती है, जैसे इस केस में बच्चा इसको रोटेट कर रहा है, तब तक ही रोटेट करेगी जब तक ये स्ट्रिंग इसको पकड़ के रखी। द मोमेंट ये स्ट्रिंग इज़ डैमेज या ब्रोकन, टूटी, तो ये क्या होगा? एक बुलेट की तरह एकदम बिल्कुल बाहर दूर चला जाएगा। इसका मतलब इस मून जो ये देखो, मून सन के मतलब अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये जब ये रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ को कंटिन्यूस पकड़े हुई है। एंड व्हाट इज़ दैट? तो उन्होंने कहा वो चीज़ है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो इसको नीचे की तरफ पकड़ के खींचे हुए है। उन्होंने क्या निकाला? सपोज m इज़ द मास ऑफ मून, तो g इज़ द ग्रेविटी, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, तो mg से वो इसको इस फोर्स से उसको खींचेगा सेंटर की तरफ। बट कोई भी चीज़ यदि रोटेट कर रही होती है तो वट वी हैव लर्न इसकी एक ऑपोजिट फोर्स भी लगता है, इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और ये वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या था? mv² अपॉन r। इस केस में रेडियस कितना है? rm, तो वी कैन राइट mv² अपॉन rm। सो दिस फोर्स मतलब पिंक फोर्स ये बाहर की तरफ है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है। ड्यू टू m इज़ द मास, g इज़ द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी में घूम रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो टोटल फोर्स इज mg। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या हैं? जब तक ये दोनों बैलेंस हैं मून अर्थ का चक्कर लगाता रहेगा। सो लेट्स बैलेंस इट। तो वी कैन से mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अब देखो m दोनों तरफ बराबर है तो ये कट गए, तो हमारे पास क्या बता? g इज इक्वल टू v² अपॉन rm, वेयर v क्या है? इज़ द वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? इस वेलोसिटी किसकी है? मून की वेलोसिटी। और मून किस डायरेक्शन में घूमना है? सर्कुलर पाथ। और जब एक कोई सर्कल है तो इसका मैं सर्कमफ्रेंस निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स इस वेलोसिटी से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में, सो वी कैन से इट इज़ 2 पाई r इज़ द डिस्टेंस मूविंग विद द वेलोसिटी v, और इट इज़ टेकिंग अ टाइम t, क्योंकि टाइम पीरियड ही तो होता है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। तो मैं वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस इज़ 2 पाई r, टी इज़ द टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई r अपॉन t लिख सकता हूँ। तो v की जगह मैं क्या लिखा हूँ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वी कैन राइट 2 स्क्वायर है तो 2 का क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, आर एम का स्क्वायर होगा, नीचे आर एम दोनों कट गए, अपॉन टी स्क्वायर। हमने क्या किया? वेलोसिटी को सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिवाइड कर दिया, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन या 1 सर्कल पूरा कंप्लीट करने में। ये हो गया। तो जी की वैल्यू आ गई। ओके, जब न्यूटन साहब थे ना तब तक हमको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर मालूम चल चुकी हैं। मोटा मोटी साइंटिस्ट ने या एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगा लिया था। व्हाट दे नो कि जो टाइम पीरियड है मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में टोटल, वो कितना टाइम लगता है? प्रिसाइसली दे नो इट टेक्स अराउंड 27.3 डेज। तो टी की वैल्यू मालूम थी। दे वर ऑल्सो एबल टू कैलकुलेट rm। उनको मोटा मोटी मालूम था कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अब यदि इस इक्वेशन में देखो 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22.7, r की वैल्यू ये है, t की वैल्यू ये है, तो आई कैन कैलकुलेट g। सो इफ़ यू कैलकुलेट g
तो दे फाउंड आउट कि जी इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू कंपेयर टू जी। ये कंपेयर टू जी मीन्स जो हम आज की डेट में डालते हैं, यदि जी बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेयर एज जब ये टी और आर की वैल्यू इसमें डाली गई, फॉर्मूला तो है ही, तो जी निकल रहा है ना, पर ये जी कहाँ निकल रहा है, एट द सेंटर ऑफ मून, मून के सेंटर पे जी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। मीन्स अर्थ के सेंटर से इस रेडियस पर, आर एम रेडियस पर यदि जी की वैल्यू निकालते हैं, it is not 9.8 meter, it is very very less. And how much less? Approximately 36,000 times smaller. यदि आप इसको यहाँ कैलकुलेट करोगे ना तो इतनी छोटी वैल्यू आएगी, इसके कंपेयर में कितनी छोटी, 36,000 टाइम्स स्मॉलर। इसका मतलब जी की वैल्यू जो अर्थ के सरफेस पे होती है और जी की वैल्यू जो मून के सरफेस या मून के पास में होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, जी तो है, बट उसकी जी की वैल्यू बहुत कम होती है। और हमने क्या सीखा था, यू रिमेंबर, जी क्या बोलते हैं, जी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जितना ज़्यादा जी उतनी ज़्यादा ग्रेविटी की ताकत। जैसे और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी को यदि हम ड्रॉ करें तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी जाना था। मीन्स अर्थ से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी कम होती चली जाती है। किसी भी प्लैनेट से दूर जाते जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी, उसकी अट्रैक्शन पावर कम होती जाती है। सपोज़ ये बॉडी है येलो, सेम बॉडी यदि यहाँ चली गई, मीन्स फ्रॉम हायर ग्रेविटी टू लोअर ग्रेविटी, मतलब दूर चली गई, मास उसका सपोज़ एम ही है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा क्या कहेगा, जो यहाँ पे ग्रेविटी की स्ट्रेंथ होगा उतना ही लगेगा। सो F1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन F2, या मैथमेटिकली बोलोगे F1 इज इक्वल टू mg1। यदि ग्रेविटी की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे g1 है और यहाँ पे यदि g2 है तो वी विल राइट F2 इज इक्वल टू mg2। और यदि F1 इज़ ग्रेटर देन F2 तो mm कांस्टेंट है, तो वी कैन से g1 इज़ ग्रेटर देन g2। मीन्स ये इस फील्ड के अंदर ग्रेविटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। वेयर एज हमने मून क्या देखा, मून तो हमारा बहुत दूर है अर्थ से, दैट मीन्स वो इतना दूर है कि जी की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कम है। और कितनी कम है, 36 टाइम्स स्मॉलर। अर्थ के सरफेस पे उसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे निग्लिजिबल है, करीब है बट निग्लिजिबल है, बट उसकी वजह से भी मून हमारा हमेशा कॉन्स्टेंटली अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। इट्स रोटेट्स लाइक इट इज़ रोटेटिंग राइट नाउ। यही चीज़ किसने पता लगाई, आइजैक न्यूटन ने। मैथमेटिकली उन्होंने पता लगाने की कोशिश, दैट मीन्स ही इज़ एबल टू जनरेट दिस स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी की स्ट्रेंथ। ये पता लग गया उनको, धीरे 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 वो गए नहीं मून पे, हाँ, बिना जाए उन्होंने पता लगा लिया कि ग्रेविटी जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से, प्लैनेट से दूर जाते जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कम होती जाती है। एंड उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इनडायरेक्टली ही वॉज एबल टू कंक्लूड कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट का, यदि मैं आर रेडियस पे लेता हूँ, मतलब इस सेंटर से, किसी भी प्लैनेट के सेंटर से जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट रेडियस। वो जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जैसे जैसे मैं उस प्लैनेट से दूर जाता रहा हूँ, डिस्टेंस आर इज़ अ डिस्टेंस, तो एस्केलेशन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, मास यदि किसी बॉडी का फिक्स है, यदि मैं यहाँ पे हूँ या यहाँ पे हूँ, मेरा सैटेलाइट मूव कर रहा है, मैं या स्पेसशिप में मूव कर रहा हूँ, यदि उसका मास फिक्स है तो मेरा जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो फील करूँगा, इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज मासेस। यही चीज़ तो यू रिमेंबर हमने कैसे सीखा था, यदि एक बॉडी है उसका मास m है, दूसरी का कैपिटल M है, एंड d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सो उनके दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स FAB मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B। सिमिलरली वी से फोर्स एक्टिंग ऑन B इज इक्वल टू A। और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। वी कैन से ये दोनों बॉडी, स्मॉल बॉडी या कैपिटल बॉडी जो भी बोलो, ये एक दूसरे को, दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स F। एंड ये फोर्स किस पे है, न्यूटन ने ये भी पता लगाया था कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, जितने बड़े प्लैनेट होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एंड अभी हमने एक और चीज़ सीखी कि अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, किसी प्लैनेट से दूर जाते जाते हैं, तो उसकी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। और वो क्या होती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस। यही अभी मैंने जाना।
और यदि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखें एम डी स्क्वायर, और इसको हटा देते हैं, वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, एंड वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी की वैल्यू हमने क्या जानी थी, जी का यदि मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया, जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। मास की यूनिट मालूम है, फोर्स मालूम है, डिस्टेंस की यूनिट मालूम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के जी स्क्वायर। ऐसे लिखो या आप ऐसे लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ के जी -2, ऐसे लिख सकते हो। और जी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर। तो किस तरीके से देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, सिंपल उन्होंने ऑब्जर्व किया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व कि जैसे जैसे मास बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड उन्होंने उस फॉर्मूला बना दिया, एंड जी की वैल्यू उन्होंने बोला ये होती है। अब ये कैसे होती है ये भी हम आगे पता लगा लेंगे, राइट कैसे उन्होंने बोला ये वैल्यू इतनी होती है। बट यहाँ तक तो क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट हम अभी ये भी जो भी कुछ सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, प्लेन में सीख रहे हैं। पर दुनिया में हमारे जो सब कुछ क्या है, स्पेस में। स्पेस में मीन्स इट इज़ इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। और जब भी कोई चीज़ स्पेस में होती है, वी हैव लर्न बाय वेक्टर क्वांटिटी कि एनी बॉडी, कोई भी मास हो, m1 हो, m2 हो, n नंबर, सो वी कैन ईजीली डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी बॉडी बाय वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स मीन्स क्या होता है, पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो स्पेस के अंदर x y z कोऑर्डिनेट में यदि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो ये मैं बोलूँ r1 वेक्टर से डिनोट कर सकता हूँ। या वो दूसरे r1 वेक्टर क्या है, ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर ये है, और r1 जब बोल रहा हूँ तो मीन्स x y z उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ, x1 y1 z1। एग्जैक्टली सेम वे में मैं किसी भी दूसरे मास को भी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वेक्टर मतलब क्या होता है, उसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बता रहा है, राइट ओके। हमने क्या अभी तक जाना कि m1 और m2 दो बॉडी हैं जिनके बीच में डिस्टेंस d है, तो बाय लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो F होगा वो क्या होगा, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, वे d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्योंकि अब हम डिस्टेंस को या बॉडीज़ को बाय वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई कैन से द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 इज़ कैन बी रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन, और दैट स्ट्रेट लाइन इज कैन बी अ वेक्टर r। और r क्या होता है, r यदि r1 और r2 के फॉर्म में लिखूं तो वी कैन से r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। कन्फ्यूज़ हो गया क्या, कन्फ्यूज़ नहीं होना, देखो बहुत सिंपल है। इस r1 को मैं इस साइड ले जाऊँ तो आई कैन राइट r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r इज इक्वल टू r2। यहाँ से देखो, चलो इधर देखो, इसको भूल जाओ फॉर्मूले को। यहाँ से देखो r1 प्लस r, यही तो लिखा है r1 प्लस r, r1 प्लस r, एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू r2, यही तो है। या मैंने जनरल डायरेक्ट लिख दिया, r क्या होता है, अब याद रखो सिंपल, इस वेक्टर से इस डायरेक्शन में, और यदि ये r2 है, कोई भी वेक्टर है, r2 हो, x हो, y z कुछ भी हो, ये r2 है तो r2 माइनस r1 बेसिकली ये है। कहने का मतलब वी कैन रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस बाय अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ r। यदि r मीन्स r इसका वेक्टर है, और यदि मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो मैं d की जगह r लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड r के स्क्वायर में क्या है, लाइन जो किया है इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ r, उसका स्क्वायर दैट इज़ डिस्टेंस, जो हम पहले डिस्टेंस बोल रहे थे, अब वेक्टर फॉर्म में r स्क्वायर। और जब हमने किसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो मैं खाली ऐसे लिखूंगा तो नहीं, हम बोलेंगे r की डायरेक्शन में भी है, तो v क्या करते हैं उसमें r से मल्टीप्लाई करते थे, दिस इज यूनिट वेक्टर इन r डायरेक्शन। कहने का मतलब जो हम पहले f की वैल्यू देख रहे थे वो क्या था, खाली मैग्नीट्यूड था कि d डिस्टेंस है, मास m1 m2 है दो बॉडी के बीच में, g इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, वो ये होगा। हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे थे, पर न्यूटन साहब ने क्या बोला, और ये हम जानते भी हैं, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स उसमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो खाली हमको इससे काम नहीं चलेगा, हमको डायरेक्शन भी चाहिए। इसलिए यदि मैं ऐसे लिखता हूँ तो खाली तो मैग्नीट्यूड, तो उसके साथ में मेरे को वेक्टर r भी लिखना होगा। नाउ इट इज़ दिस या दिस वन इज़ द सेम थिंग। मैं नीचे r की जगह डी स्क्वायर भी लिख दूँ तो कोई डजेंट मैटर, इट इज़ इंडिकेटिंग अ वेक्टर फोर्स। फोर्स इज़ अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ x।
दैट मीन्स M2 की वजह से M1 पे इतना फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ R। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? ओके। पर स्पेस में ना हज़ारों एटम्स होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं बेसिकली। अब जब प्लैनेट होते हैं, सपोज M1 M2 M3, देयर आर 4 प्लैनेट्स या 4 बॉडीज़। 4 बॉडीज़ हैं, दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट, यदि मेरे को किसी एक बॉडी पे M1 बॉडी पे देखना है, M2 की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये भी अपनी तरफ खींच रही होगी, M1 को M3 भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, M4 भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, सब M1 को खींच रहे हैं। तो यदि हमको कैलकुलेट करना है कि M1 पे टोटल फोर्स क्या है, तो इफ़ वी नो दीज वेक्टर, या ये जो फोर्स हैं जो कि वेक्टर फॉर्म में देखो अभी हमने लिखा है, यदि मुझे इस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स की वैल्यू मालूम होगी, तो इसीलिए आई कैन कैलकुलेट कि टोटल फोर्स यहाँ का होगा, वेक्टर का सम कर लो, सिंपल सा। ओके, चलो नॉर्मली बताए कैसे लिखते हैं। सो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, R12 वेक्टर, R12 इज़ अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 लिखो। बहुत बार इसका नेगेटिव होगा, तो यदि ऑपोजिट बोलेंगे तो -R21 मीन्स फ्रॉम 2 to 1, ऐसे बोल गया। एग्जैक्टली मैं वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स को हम इन डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं दो मासेस को, उसकी डायरेक्शन में वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट, दीज आर द यूनिट वेक्टर। 1 3 मीन्स फ्रॉम 1 to 3, इसका ऑपोजिट माइनस। एग्जैक्टली सेम वे में इस केस में हम लिख सकते हैं R14 या उसका ऑपोजिट -R41, माइनस बोलेंगे मीन्स उसका ऑपोजिट। अब मैं इस वाले को पॉजिटिव बोलूँ, इसको नेगेटिव बोलूँ, नहीं, आप इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। ये तो एक बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? ओके। सो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, M1 को M2 अपनी तरफ खींच रहा है। विद अ फोर्स वी कैन राइट फोर्स एक्टिंग ऑन 1, पहला 1 लिखेंगे, फिर 2 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, इस फोर्स का, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट। तो फोर्स 1 2 है इन द डायरेक्शन से R12, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे इस डायरेक्शन में। एग्जैक्टली सेम वे में M3 लिखें तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू मास 3, फोर्स सेम वे में फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू मास फोर्स, इसकी वजह से क्या लग रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखो ना, मास हमने ना सारे के सारे स्मॉल हैं, पॉइंट मासेस बोलते हैं इनको, मीन्स हम उसके सेंटर से ही ले रहे हैं, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस ले रहे हैं, राइट। दिस केस में हम बाय वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं, प्लैनेट्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, है ना। अर्थ ही एक प्लैनेट है, कितना बड़ा है, उसकी रेडियस ही खुद बहुत बड़ी है। अब यदि मैं अर्थ को ध्यान से देखूँ तो ये अर्थ है, और उसके सेंटर से ऐसे लूँ, दिस इज़ द रेडियस, और इसके बिल्कुल ऊपर ही मैं बैठा हुआ हूँ। यदि कोई फुटबॉल लेकर मैं बैठा हुआ हूँ तो अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज सेंटर ऑफ दिस मास टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो प्लैनेट है, जब तक मैं इस प्लैनेट के बाहर हूँ, तो मैं उसको मान के चलूँगा कि पूरी अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पर ही है, एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम सेंटर टू सेंटर का हम डिस्टेंस लेते हैं। ओके, चलो कम टू द प्रीवियस केस जो हम कर रहे थे। सो M1 एक मास है, M2 M3 M4 उसके चारों तरफ 3 मास बॉडी और हैं, सब अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं। तो टोटल फोर्स बताओ, तो टोटल फोर्स क्या होगा? बिकॉज वी नो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, तो द वेक्टर सम इज द टोटल फोर्स। द टोटल फोर्स ऑन M1 इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज। फोर्स कितना लग रहा है? M1 M2 मीन्स M1 M2 इंटू G अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर, सब वेक्टर का सम ले लो, दैट इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी M1। कुछ क्लियर हुआ?